नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। जवाब देना पड़ेगा मैं आज बात नूह हिंसा की होगी। इस पूरे मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे और इस हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार, कौन चेहरा, कौन शख्स और लापरवाही कहां हुई। आज जिस आग में तमाम अन्य राज्यों तक भी आंच पहुंच रही है वहां की बात भी करेंगे। तो देखिए, नूह में सोमवार को यह शोभा यात्रा और उस पर पथराव के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक पत्थरबाजी से बात गोलीबारी, आगजनी तक जा पहुंची। दंगाइयों ने सड़कों पर खूब उत्पात मचाया। उनके सामने जो भी आया वो उसे बर्बाद करते चले गए। हिंसा में जहां 2 होमगार्ड्स की मौत हुई, होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई है, 4 सिविलियंस वहां पर मारे गए, कई लोग घायल हुए। और बवाल के बाद मनोहर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम मनोहर लाल ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और वहीं सीएम ने 116 लोगों पर एफआईआर की बात भी कही है, गिरफ्तारियों की बात भी कही है। विपक्ष भी इस मामले पर जमकर हमलावर है। तो वहीं नूह हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया हुआ है और रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि कई इलाकों में रैलियां शुरू हो चुकी हैं। अब नूह हिंसा में 6 लोगों की जो मौत हुई है, प्रशासन जवाब दे कि उसका जिम्मेदार कौन है। 6 घंटों तक नूह जलता रहा। उस वक्त क्या कर रहे थे वो 900 पुलिस वाले जिनकी तैनाती की बात प्रशासन अब कर रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश आज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए जिसमें हर तफसीलात बाकायदा अपडेट्स के साथ। नूह हिंसा की आग, दिल्ली यूपी तक तनाव। अब तक 116 गिरफ्तार, सख्त मनोहर सरकार। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद लगातार तीसरे दिन आज भी तनाव बना हुआ है। दोबारा हालात ना बिगड़े, इसको लेकर एहतियातन आज भी कर्फ्यू जारी है। तो आसपास के इलाकों में नूह हिंसा की आग देखने को मिल रही है। नूह सीमा से सटे जिलों में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। नूह के साथ ही गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू है। तो 4 जिलों में इंटरनेट बंद है। गुरुग्राम, पलवल में मंगलवार देर रात तक कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली। विरोध को देखते हुए नूह समेत कई इलाकों में पैरा मिलिट्री की 13 कंपनियों की तैनाती की गई है। कई जगह सुरक्षा बलों ने आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया। संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सीएम ने कहा है अब तक 116 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो 44 एफआईआर भी दर्ज की गई है। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वही हरियाणा प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो
देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अलर्ट मोड पर है तो नूह हिंसा पर अब सियासत भी खूब हो रही है। सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है। और जो नूह में हो रहा है ये बहुत सख्त दिल को तोड़ने वाली घटना हुई है। धर्मों की लड़ाई करना भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत सबका देश है, हर धर्म का देश है और हर धर्म को इजाज़त है आगे बढ़ने की। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसी पे हम जिंदा हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जिस तरह भारत है। और जो ये हो रहा है ये गलत है और हुकूमत को इसको बंद करना चाहिए। जो ये नूह के अंदर जो घटना घटी निश्चित तौर से बड़ी प्रशासनिक विफलता सरकार द्वारा हुई, तभी ये घटना कहीं ना कहीं जो आज उप मुख्यमंत्री जी की जो स्टेटमेंट आई है और जो MOS केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की स्टेटमेंट आई है वो भी प्रशासनिक विफलता की बात उन्होंने कही है। और मुख्यमंत्री जी का जो ये कहना है कि भाई इसके पीछे कोई अचानक नहीं हुई, पीछे प्लानिंग थी, तो ये अगर थी तो यहाँ ये भी आपका जो बयान है ये सरकार की प्रशासनिक विफलता को ही दर्शा रहा है। तो ये प्रश्न बहुत से उठते हैं, हम इन प्रश्नों को उठाने का काम करेंगे। तो चलिए एक नजर नूह हिंसा के बाद हरियाणा के हालातों का ताजा अपडेट आपको बताते हैं। नूह में कर्फ्यू और पलवल में स्कूल बंद। हरियाणा रोडवेज ने 4 रूट पर बस सेवा बंद की। वर्क फ्रॉम होम की सलाह। फरीदाबाद में B.Ed परीक्षाएं रद्द। कई जगह मोबाइल इंटरनेट बैन। भड़काऊ कंटेंट साझा न करने की अपील। नूह में तनाव के बाद अलर्ट पर अग्निशमन विभाग। हरियाणा पुलिस अलर्ट पर। मंदिर मस्जिद की सुरक्षा बढ़ी। CCTV फुटेज से उपद्रवियों की पहचान। नूह में हिंसा के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अलर्ट पर है। आरोपियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। तो हिंसा के बाद सब अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन हिंसा होने से पहले जब उसके इनपुट्स मिल रहे थे तब यही प्रशासन कहां था, यही पुलिस फोर्स कहां थी, तब सरकार की चिंताएं क्यों नहीं बढ़ी? इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। आलोक वत्स साहब, आप नेता बीजेपी से, रितु चौधरी जी कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी आप सपा से प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका, अजय गुलिया जी आप जेजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है, संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। तमाम मेहमानों से बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जो चिंताएं हैं, जो सवाल हैं, आज की ये चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको भारत 24 के वो सवाल दिखाते हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नूह में हिंसा की साजिश किसकी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल भारत 24 पूछ रहा है 6 घंटे तक आखिर नूह क्यों जलता रहा? तीसरा सवाल, 900 पुलिसकर्मी कहां थे जिनकी तैनाती की बात हो रही है? मंदिर में तैनात जवान कहां थे जिनकी तैनाती की बात हो रही है? नूह हिंसा की ये साजिश किसकी थी? किसने ये साजिश रची? 6 लोग जो बेमौत मारे गए, जिसमें 2 होमगार्ड्स थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवालों के जवाब आज लेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आलोक वत्स साहब आपसे ही, 6 मौतें हो चुकी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यह आंकड़ा बढ़ सकता है, कई लोग अभी इलाजाधीन हैं। देखिए, ये जो फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर हुआ है और पुलिस बल बहुत नाकामी से उनसे निपटी है। ये सबको मालूम है कि वो जो इलाका है उसे मिनी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है हिंदुस्तान में। वहां पे पुलिस वाले भी जाने से डरते हैं, जो रिपोर्टें हैं।
और उस रास्ते से एक शांतिप्रिय जुलूस जा रहा था। सारा बवाल हुआ जब उन पर पथराव चालू किया गया। पथराव किसने किया ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके वीडियो में लगातार दिखाया जा रहा है। तो ये एक धर्म के लोग थे जिन्होंने वहां पर इस तरीके का तांडव किया और उसके बाद उसको और आगे तक फैला के ले गए। अब तो मुझे डर है कि कहीं इसकी आग दिल्ली तक ना आ जाए। इस तरीके से ये फैलता चला जा रहा है, इसको बहुत सख्ती से निपटना होगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? अजय गुलिया जी आप बता दीजिए, जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सरकार की, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? पुलिस फोर्स कहां थी? 900 पुलिसकर्मी 700 लोगों की भीड़ को नहीं रोक पाए। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो बार बार एक सवाल सामने आ रहा है कि पुलिस कहाँ थी। देखिए, अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती, अगर पुलिस तैनात नहीं होती, तो ये जो हजारों श्रद्धालु थे, इनके ऊपर हमला हुआ, इनको सेफली एवैक्यूएट वहां से निकाला गया, इनको इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए, इनके जान माल का इनका नुकसान ना हो, इसको पूरा करने के लिए जो पुलिस पर आज ये लोग कोई भी किसी भी दल से अगर कोई बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से, बहादुरी से काम किया, जब भी इन श्रद्धालुओं को वहां से सेफली बाहर निकाला जाए। सर वो बात की बात है, अगर पुलिस फोर्स पहले रहती, इस भीड़ को काबू कर लिया जाता तो शायद वहां तक नौबत पहुंचती ही नहीं। नहीं, देखिए अमृता जी, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि हजारों की जो यात्रा निकल रही थी, हजारों श्रद्धालुओं की यात्रा निकल रही थी, उस पर भीड़ ने एकदम हमला किया। अब ये जांच का विषय है कि उसमें कौन लोग शामिल थे, और ये भी जांच का विषय है कि पुलिस इंटेलिजेंस कितनी थी, किस डिपार्टमेंट की फेलियर हुई, प्रशासनिक फेलियर हुई। क्या मोनू मानेसर का वो वीडियो जांच का विषय नहीं था जो उसने जारी किया था? 24 घंटे पहले वो वीडियो आ गया था, वो वीडियो सर्कुलेट भी हो रहा था, उस वीडियो को लेकर धमकियां भी सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय की तरफ से दी जा रही थी। क्या वो जांच का विषय नहीं था? बिल्कुल जांच का विषय है। मैं कह रहा हूँ जांच में निकल करके सामने आएगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं है। देखिए, मैं सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति की ये सोच है कि किसी वो विशेष धर्म संप्रदाय से है, किसी जाति विशेष से है, तो उसको किसी मामले में छूट मिलेगी? बिल्कुल छूट नहीं मिलने वाली है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो। सर ये तो हिंसा होने के बाद की बात हो गई ना। भास्कर जोशी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। भास्कर जोशी जी, लगातार ये सरकार कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है हम अलर्ट मोड पर हैं, इतनी टीमें तैनात कर दी गई हैं, 15 टीम्स वहां पर तैनात हैं जो इन तमाम दंगाइयों की पहचान कर रही है, FIR कर रही है और कार्रवाई हो रही है। ये सब बाद का हम प्रोसीजर देख रहे हैं। पहले कहां थी सरकार और प्रशासन, यहाँ की मुस्तैदी, यहाँ का इंटेलिजेंस जो पूरी तरह से फेल हुआ है? अमृता जी, अभी देश जो है मणिपुर की घटना से संभला भी नहीं है, और जिस प्रकार वहाँ मणिपुर जल रहा है और हरियाणा की जो घटना है ये देश को विचलित कर रही है, प्रदेश को विचलित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे मणिपुर की हो चाहे आप हरियाणा की हो, ये ऐसा क्यों माहौल कर रहे हैं कि जिससे देश की छवि को और आम जन को एक जो डर का और खौफ का जो माहौल है वो पूरे देश में फैले। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब प्रदेश सरकार को बच जाएगी, और बहुत अच्छा चर्चा आपके भारत 24 में और अमृता जी आपने चला रखी है कि क्या शासन, प्रशासन और इंटेलिजेंस के जो फेलियर है उसको किसकी जिम्मेदारी थे, और निश्चित तौर पे ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार की फेलियर है। और मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इनके पास कोई विकास का कोई एक नहीं है, तो आज देश में एक माहौल है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ अमृता जी, क्या ये संयोग है या इनका एक प्रयोग है? ये भी देश में एक प्रकार की चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब उनकी हालत खराब होती है तो इस तरह के प्रयोगों को देखा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसे सियासत कहेंगे रितु जी? क्या इसे सियासत कहेंगे जो हो रहा है कि ये तो सरकार द्वारा होगा, ये तो प्रायोजित है, ये तो जानबूझ के करवाए गए हैं? ऐसे तरीके के बयान जो विपक्ष दे रहा है, क्या यही विपक्ष की जिम्मेदारी है? देखिए, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? विपक्ष बहुत जिम्मेवारी से जो है अपनी भूमिका जो है निभा रहा है। जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, लगातार उठा रहा है। लेकिन भाजपा के द्वारा केवल चुनावी राजनीति पहले भी की गई है, आज भी करी जा रही है। जानबूझकर जो है हरियाणा को दंगों की आग में धकेला जा रहा है।
आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाकायदा प्रायोजित है। ये कोई ये एकदम से ऐसे नहीं हुआ। बाकायदा मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप इसको कह दीजिए कि गलती हो गई, सतर्क नहीं थी सरकार या प्रशासन, या आप कह रही हैं कि ये कराया ही सरकार के द्वारा गया है। ये बड़ा बयान है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। देखिए, बहुत जिम्मेवारी से, और आपके नेशनल चैनल पर मैं ये बात कह रही हूँ कि जानबूझ के भाजपा भारत को दंगों की आग में झोंक रही है। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। पूरा पैनल मेरे साथ है, ऋतु जी, तमाम प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। आप मुझे अपना बयान तो पूरा करने दीजिए। मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी इसी बात को पूरा भी करेंगे। एक बड़े पैनल के साथ लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आलोक वत्स साहब बीजेपी से, ऋतु चौधरी जी कांग्रेस से, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी सपा से मेरे साथ हैं, अजय गुलिया जी जेजेपी से, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मनीष गुप्ता जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तमाम प्रवक्ताओं से मैंने बात की, लेकिन मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या वाकई में इस मामले पर राजनीति हो रही है? क्या राजनीतिक और सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? क्योंकि जो हल करना चाहिए था पहले वो नहीं किया गया, अब उस गलती को सुधारने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मुंह से ये आंच कई जगह देखी जा रही है, जहां हरियाणा के कई जिले, दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम भी इसकी चपेट में आ चुका है, दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है, यूपी के कई जिले अलर्ट मोड पर हैं और कई ऐसे राज्य हैं। तो कहां कंट्रोल है? उसके बाद गुरुग्राम में आगजनी हो गई। अमृता जी, मुझे लगता है इस पर कोई राजनीति हो नहीं रही और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, गुंडों का भी कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। और ये सरकार का फेलियर है। वो मासूम बच्चे थे जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने बम चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई, ऑटोमेटिक राइफलें रखी, वैध अवैध हथियार, चाकू, पत्थर, लाठी, डंडे चलाए, जो मौका मिला जिसको मारा, बाइकें लूट ली, स्कूटर लूट लिए, गाड़ियां जला दी, घरों में घुस गए, लूटपाट कर ली। ये सब सामान्य बात है, ये सरकार का फेलियर है, उन गुंडों का कोई फेलियर है ही नहीं। इसलिए मैं कसम क्या खा के कहता हूं, किसी विपक्षी नेता को चैलेंज करता हूं, बस गलती से ही मत कह देना कि गुंडों पर कड़ी कार्रवाई करो, कह मत देना कांग्रेस की नेता, कह मत देना समाजवादी पार्टी के नेता कि गुंडों पर कड़ी कार्रवाई करो। ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फेलियर सरकार का ही है और सरकार डूब मरे, क्या उन पर कड़ी कार्रवाई करे या ना करे, विपक्ष की कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। विपक्ष मणिपुर पर वार्ता करे, अध्यादेश पर चर्चा करे, यहां हिंदुओं की भीड़ को बिना किसी उकसावे के घेर घेर के मारा गया है ना, तो मरने दो। इस देश के हिंदुओं की नियति यही है, इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और आना अभी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास मनीष जी, क्या ये मामला हिंदू मुसलमान का रह गया है? इंसानियत शर्मसार हुई है। नहीं, ये वोटों अगर किसी ने पनाह के लिए मंदिर का रुख किया है तो मस्जिद में घुसकर भी कत्ल किया गया है। मैं यही कह रहा हूं, गुंडों को पकड़कर शूट करना चाहिए, पुलिस को इतने अधिकार देने चाहिए, फिर उस समय कोई विपक्षी लेकिन ये गई भीड़ वहां पर पहुंची कैसे? आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कहते हैं कि मोनू मानेसर के बयान के बाद, उसके वीडियो के बाद ये सब हुआ, तब मोनू मानेसर के वीडियो और यात्रा के बीच में, मेरी बात सुन लीजिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त था, क्या प्रशासन के पास तैयारी के लिए समय नहीं था? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने आ रहा है कि पहले से सुनियोजित था, तो वहां पर क्या आपका इंटेलिजेंस फेल नहीं होता है? वहां पर पेट्रोल बम जमा होते रहे, वहां पर हथियार जमा होते रहे, पत्थर इकट्ठा किए गए, कांच की बोतलें इकट्ठा की गई, इतनी भीड़ आ जाती है, दोनों ही तरफ से प्रशासन का फेलियर है। मैं कह रहा हूं, सरकार का ही फेलियर है, सरकार का ही फेलियर है। विपक्ष को कोई मांग करने की जरूरत नहीं है कि कड़ी कार्रवाई करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनके वोटरों का एक बड़ा परसेंटेज जो तुष्टीकरण के नाम पर इनके साथ खड़ा है वो चला जाएगा। उन्हें पता है कि हमें एक्सेप्शनल सपोर्ट इंडिया के INDIA से मिलनी है। मांग करेगा, जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की गलती है। मैं कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, जिन लोगों ने अवैध कमाल की बात कर रहे हैं, गलती नहीं है। संजय मिश्रा जी, ये भी तय करना पड़ेगा, सरकार से कौन पूछ रहा है कि कड़ी कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। विपक्ष के नेता क्यों नहीं कहते संजय मिश्रा जी, कार्रवाई में क्या आप सरकार के साथ नहीं है? संजय मिश्रा जी, क्या विपक्ष सरकार के साथ नहीं नजर आता आपको? संजय जी, मनीष जी, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनको विश्लेषण इन्होंने इस घटना पे जो की है, अमृता जी, मुझे दुख हो रहा है। यदि इस तरीके से किसी भी घटना का विश्लेषण होगा तो मैं समझता हूं ये तो फिर एक दूसरा ही कहानी देश में शुरू हो रहा है।
दो चीजें मैं सवाल यहाँ पे उठाना चाह रहा था अमृता जी, कि मोनू मानेसर जो मुख्य रूप से इसमें नाम आ रहा है, मोनू मानेसर कौन है? क्या वो बजरंग दल का सदस्य नहीं है? और ये एक दिन की घटना नहीं है अमृता जी, आप 5 सेकंड दीजिए, मैं आप क्लियर करता हूं ये मोनू मानेसर कौन है और ये कब से चल रहा है। ये उस एरिया में एक साल से आपके बीच में किसी ने बोला नहीं अमृता जी, ऐसा डिबेट नहीं हो पाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा डिबेट नहीं होगा ना, ऐसा डिबेट नहीं होगा। आप जिसके संजय जी नहीं बोले, आपको जिसके पक्ष में बोलना है बोलिए, मैं जिस मुद्दे पे बोल रहा हूँ उसको काट कर दिखाइए। ठीक है संजय जी अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे 1 साल से मेवात क्षेत्र का बजरंग दल का सदस्य मोनू मानेसर गौरक्षक का प्रमुख वहां पे उस क्षेत्र में, और एक आश्चर्य की बात मैं बताता हूं, मोनू मानेसर और उसकी टीम उस पूरे एरिया में खुद से लोगों के गांव-गांव में जाकर के, ये लोग घर-घर में जाकर के चेकिंग कर रहे थे कि कौन हत्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी बात, किसने अधिकार दिया इनको? और 1 साल से जो घटना हो रही है, वहां के लोगों ने पंचायत की, लोगों ने बोला कि ये पुलिस का काम है, पुलिस काम करे, कोई व्यक्ति क्यों काम करेगा? और इसे सरकार अनिभिज्ञ है, वहां के डीजीपी अनिभिज्ञ हैं। ये कैसी बात हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश षड्यंत्र का शिकार हो रहा है और ये सबके लिए खतरनाक है अमृता जी, ये भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जगने की जरूरत है। विश्लेषण किसी मुद्दे पे करिए, यदि देश की हित में चाहते हैं तो विश्लेषण स्पष्ट रूप से होना चाहिए, पक्षपात नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आप ये बताइए, आज आप जवाब दीजिए, आप विश्लेषक है तो, कि मोनू मानेसर कौन है? वो बजरंग दल का सदस्य है या नहीं है? वो 1 साल, वो 2 लोगों का जुनेज और मोनू मानेसर कहाँ का मेंबर है, कहाँ का मेंबर नहीं है, ये बाद की बात है। अब जो नुकसान हो गया है उसमें क्या विपक्ष ये नहीं कह सकता सरकार को कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं? मैं कह रहा हूं ना, उसी पे आ रहा था, उसी पे आइए। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे, ये विपक्ष कैसे बोल देंगे आप? सर मेरे को बोल रहे संजय मिश्रा, मैं हूं ना सर। अच्छा बोलिए, आपको बेचैन इतना बोलने के लिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं अमृता जी, मैं एक लाइन करता हूं कि जुर्म अत्याचारी सरकार में आ गए, हाथ जोड़ने मजबूर कर उनके दरबार में आ गए, हरदम करते हैं सिर्फ जनता का शोषण और इंसानियत के किस्से इनके अखबार में आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। बजरंग दल कौन? और अभी आपने बाइट सुनाया हिंदू भाई, क्या है ये, कौन से जो भी है इतनी हिंदू वाहिनी, ये बजरंग दल, कौन दल इन्होंने बना रखा है? इनको किसने दे दिया? क्या प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे हैं? ये प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे हैं? ये दल बना करके देश संभालेंगे? ये हिंदुओं के रक्षक हो गए हैं, ये देश चलाएंगे क्या? के फेलियर की बात कर रहे थे मनीष जी, क्या बात कर रहे हैं आप संजय जी? वो तो कह रहे थे आलोक जी, सरकार और प्रशासन फेल हुआ है या नहीं, आप मुझे ये बात बता दीजिए। ये मामला को सुलझाने की कोशिश करें, एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सुलझाने की बात तो कर रहे हैं वत्स साहब, लेकिन मामला बिगड़ा ही क्यों? सवाल ये है, सुलझाने की बात तो होगी ही, अब तो बिगड़ चुका, 6 जाने जा चुकी है। और कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? और वो एरिया आज से नहीं, सदियों से जाना जाता है कि वो एक पाकिस्तान के रूप में वहाँ का खड़ा है। वहाँ पुलिस दिन में जाने से डरती है। आप कैसे पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं बार बार? आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना, मेवात क्षेत्र हिंदुस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदुस्तान का कानून लागू है। फोर्सेस की तरह है, एक है, वहाँ का अपना कानून चलता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। मिनी पाकिस्तान में कैसे लड़ेगा चुनाव? क्या भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता है? देखिए बिल्कुल लागू होता है, लेकिन वो लोग इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र के साथ? मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए आप कितना लो मत जाइए प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के। बिल्कुल नहीं ऋतु जी, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप महिला होने का लाभ ले रही है, महिला होने का लाभ ले रही है, छोड़ बैठी है। फुटेज देखिए, पत्थर किन्होंने चलाया, बवाल किन्होंने काटा, किन्होंने इसको हवा दी, किन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर दमनकारी नीति आनी चाहिए। तो कार्रवाई क्या पहले नहीं हो सकती थी आलोक जी? जब मोनू मानेसर का वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, धमकियां दी जा रही थी। अमृता, मैंने शुरू में कहा था इंटेलिजेंस फेलियर और पुलिस की नाकामी, ये मैंने शुरू में कहा है ओपनिंग रिमार्क में अपने। अगर ऐसा नहीं होता, सख्ती से पेश आते तो ये नहीं होता। वहां पर डंडे की जरूरत नहीं थी, वहां फुल्ली आर्म्ड फोर्सेस होने चाहिए थे। अजय गुलिया जी, आलोक जी से एक सवाल है मेरा, एक सवाल मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी।
मैं अजय गुलिया बिल्कुल इस बात की निंदा करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात की, वो मिनी पाकिस्तान। देखिए, नू हरियाणा का विनिंग है और हरियाणा प्रदेश के जिस भी धर्म की संप्रदाय की बात हो रही है, सभी लोग नू के अंदर बहुत आपसी भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और आपसी भाईचारे का एक मिसाल ये जो हुआ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनका ये कहना है कि प्रशासनिक फेलियर, देखिए वो जांच का विषय है। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो हजारों श्रद्धालुओं को वहां से ठीक सुरक्षित कैसे निकाला जाता? अजय जी, आप फिर वही बात कर रहे हैं। अगर पुलिस पर्याप्त गिनती में वहां पर होती तो शायद इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। आप जानते हैं कि ना सिर्फ नू बल्कि उसके बाद गुरुग्राम और अन्य तमाम जिलों में भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। हालात खौफनाक है। गुरुग्राम में भी आगजनी हुई है, बढ़ते जा रही है ना। लोगों की जान माल की सुरक्षा करना था जो पुलिस ने किया। हाँ, प्रशासनिक फेलियर अगर कहीं हुई तो वो एक जांच का विषय, कोई दोषी अधिकारी कोई होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एक चीज जो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं उस पर विराम लगा दूं, हरियाणा प्रदेश की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, बिना इस बात को मद्देनजर रखते हुए कौन किस संप्रदाय से आता है, कौन किस धर्म विशेष से है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सभी 45 FIR दर्ज की जा चुकी है, 8 FIR गुरुग्राम में दर्ज की जा चुकी है, 70 लोग नोट किए जा चुके हैं, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रही हूं। अब तो प्रशासन फ्रंट फुट पर आकर काम कर रहा है, सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन पहले क्यों आपको लगता है कि कोई कमी अलर्टनेस में रही है? जो पर्याप्त तो वहां पर प्रबंध होने चाहिए थे उस यात्रा को लेकर। सेंसिटिव जोन है, आप खुद बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये प्रबंध वहां पर थे? अमृता, 900 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे यात्रा की सुरक्षा के वो 900 पुलिसकर्मी कहां थे जब हिंसा हो रही थी? 900 सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो 10,000 वो पुलिसकर्मी जिनको पुलिस थाने में शरण लेनी पड़ी, सुरक्षित कैसे निकाला जा सकता था? सर आप सोचिए उन होमगार्ड्स के परिवारों के बारे में जिनकी शहादत हो गई इस दौरान। नहीं, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो 6 लोग मारे गए हैं उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आपके पास आऊंगी भुवन जी। आज जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या उस वक्त ये हालात नहीं काबू किए जा सकते थे जो आज और बदतर होते जा रहे हैं? प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच जनता के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। धारा 144 लग गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है, वर्क फ्रॉम होम लोगों को कहा जा रहा है करने के लिए। देखिए अमृता, पहले तो एक मेरी आपसे गुजारिश है कि मोनू मानेसर का नाम केवल मोनू मानेसर नहीं लिया जाए चैनल के द्वारा, आतंकवादी मोनू मानेसर लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात की 10 दिन पहले से जानकारी है, 10 दिन पहले से जानकारी थी कि ये आतंकवादी जो आतंकवादी हिंदू होते हैं और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यही तो चाहती है कांग्रेस। एक बार भी अमृता जी, एक बार भी कोई कह दे विपक्षी नेता कि गुंडों पर कार्रवाई करो, नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? अरे किसने बोला है? इनको चैलेंज करता हूं, ये बोले। भुवन भास्कर जी, देखिए मैं अपनी बात बोलिए ना। ठीक है, ये तो जी आपकी बात पर कड़ी भुवन भास्कर जी कह दीजिए कार्रवाई हो। अमृता मैं अपनी बात कह लूं। ऋतु जी आऊंगी आपके पास। भुवन भास्कर जी। नहीं अमृता जी, मैं अपनी बात नहीं कह पाई हूँ अभी तक। चलिए बोलिए बहुत संक्षेप में बोलिए ऋतु जी। बस जिन्होंने मनीष जी सरकार को, अरे सर आप क्या कर रहे हैं? मनीष जी बोलने तो दीजिए। ऋतु जी बात रखिए बहुत संक्षेप में। पहले से जानकारी थी सरकार को कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी घटना होने वाली है। ये सरकार के ही एक इंस्पेक्टर ने जो है कैमरे पर बोला है और वो सारा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, सरकार के पास भी उसके पुख्ता सबूत है। दूसरी बात है, दुष्यंत चौटाला जी स्वयं ये बात कहते हैं कि हथियार लेकर रैली में गए और इसकी जो है परमिशन नहीं ली गई। राव इंद्रजीत ने भी ये बोला कि हथियार लेकर और इस तरह से धार्मिक यात्रा किस प्रकार से निकाली जाती है। इसका साफ मतलब है कि गोरक्षा की आड़ में जो आतंकवादी संगठन चलाए जा रहे हैं। चलिए ऋतु जी मैं इतने बैकड्रॉप में निकल नहीं सकता कि कार्रवाई करो, शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को।
किस तरीके से इन सरकार नेताओं ने को शर्म आनी चाहिए को जो डराने का ऑटोमेटिक प्रयास राइफल किया। लेके आए हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, भास्कर जी, बाइक लूट रहे हैं, भास्कर जी, भास्कर जी जाते जाते मनीष जी की तसल्ली के लिए कह दीजिए कि कार्रवाई हो। आप चाहते हैं कार्रवाई? मेरे को भास्कर जी, मेरे को थोड़ा सा समय ठीक दीजिए। है, ठीक है। बिंदु जी और अजय जी, मुझे भास्कर जी को सुनने दीजिए। भास्कर जी का वक्त है, मेरे को बोलिए। थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे सबकी बात का जवाब दे सर, दूंगा। बहुत संक्षेप गुप्ता में, जी का बहुत संक्षेप में, बिल्कुल मेरे पास मैं आपको वक्त बताना कमी है। चाहता हूँ, आलोक जी की जो पार्टी है जब फेलियर हो जाता है इनको पाकिस्तान याद आने लगता है। मैं कहना इनको बताना चाहता हूँ नू जो है भारत का हिस्सा है, अपनी गलतफहमी को दूर जी, करें। जी, जी। दूसरा विषय मैं आपसे बोलना चाहता मुझे आपको हूँ जो बताने की एक मिनट, लेट मी कंप्लीट आलोक, लेट मी कंप्लीट आलोक। आलोक जी बोलने मैं दीजिए। आपको बताना चाहता हूँ बहुत संक्षेप क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि मोनेश्वर जो मोनू मोनेश्वर है बजरंग दल का सदस्य, अभी आपके यहाँ मैं सुन पा रहा था वीएचपी के आलोक कुमार जी के बयान का कि इसके लिए कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार रहिए। इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है वो देश में हिंसा को फैलाता है, क्या उनको पता नहीं है? क्या इनकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे साथी की, गुप्ता जी की बात को मैं कहना चाहता हूं, जो आपका भी प्रश्न है, अब मैं पूछना चाहता हूं क्या विपक्ष कड़ी कार्रवाई को रोक रहा है? क्या आपकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? कब कब अपने फेलियर को आप इस तरह से विपक्ष पे करते रहेंगे? मणिपुर में आपकी सरकार फेल हो गई, आपकी सरकार हरियाणा में फेल है, आपके जो फेलियर है शासन प्रशासन आपका फेल होता है, आप विपक्ष पे करते हैं। देखिए इस तरीके से तो किसी की बात नहीं पहुंचेगी, इस तरीके से ना मनीष जी की बात पहुंचेगी ना हासन जी की बात पहुंचेगी। देखिए सुनिए, मैं इस चर्चा को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मनीष जी, हसन जी, मैं इस चर्चा को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। चर्चा का अर्थ ही तब होता है जब वो सार्थक हो, उसका कोई रिजल्ट निकले। देखिए चर्चा आज इस मुद्दे पर हुई, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहे, पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नू हिंसा पर चर्चा हुई, नू हिंसा किस तरीके से अब और भी विकराल रूप लेती जा रही है और इसकी आंच, जो आग वहां लगी उसकी आंच अन्य राज्यों में भी अब महसूस की जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द इसके पीछे की हकीकत और इसके पीछे का चेहरा सबके सामने होना चाहिए। मांग इस वक्त देश की यही है और तमाम जो पैनलिस्ट थे उनकी मांग भी यही है। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। आज के लिए इतना ही। फिलहाल खबरें आगे अन्य बुलेटिन्स में भी जारी रहेंगी।